तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जो आपका अभी नया टाइम टेबल है, राइट? तो वहाँ पे फूड माइक्रोबायोलॉजी और ऑब्लिक करके एमएनटी दिया हुआ है, ठीक है। तो आज मैं फूड माइक्रोबायोलॉजी अभी लूंगी और एमएनटी जो है कंटिन्यू जो सेकंड वाला है, ठीक है, 1 से 2 बजे का। तो वहाँ पे एमएनटी लेने वाली हूँ आज के दिन सिर्फ, राइट। उसके बाद में जो है परसों से फिर जैसे फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या होगा, फिर 3 दिन पहले जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो है वो फूड माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, राइट। और एमएनटी जो है आगे के 3 दिन, ठीक है। यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी लूंगी, ठीक है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को जो है एमएनटी का लूंगी, ठीक है। इस तरह से लूंगी, ठीक है। क्योंकि आज जो है मेरे पास वो नोट्स नहीं है, सो आज मैं थोड़ा अरेंज कर लूंगी। इंस्टीट्यूशनल जो मैनेजमेंट सर्विस है, फूड सर्विस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसके नोट्स थोड़ा कलेक्ट कर लूंगी, तो इसलिए मैं कल से वो स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिए, पहले 3 दिन फूड माइक्रोबायोलॉजी का रहेगा और बाकी के 3 दिन जो है एमएनटी का रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो हम जो है तो पैरासाइट्स जो है वो देख रहे थे, उसके बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। सो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स within or on a host. The host is another organism. The parasite uses the host resources to fail its life cycle. It uses the host resources to maintain itself. Parasites vary widely. Around 70% are not visible to human eye, such as malarial parasite, but some worm parasites can reach over 30 meters in length. Parasites are not a disease, but can spread disease. Different parasites have different effects. Then endoparasite and epiparasite. So endoparasite हमने देखा था, these live inside the host. They include heartworm, tapeworm, and flatworms. And intercellular parasites lives in the spaces within the host body, within the host cell. They include bacteria and viruses. Endoparasites rely on a third organism known as a vector or carrier. ठीक है। So जो एंडोपैरासाइट्स है, ठीक है, सो वो थर्ड जो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। The vector transmits the endoparasite, the host. The mosquito is a vector for many parasites, including the protozoan known as a plasmodium, which causes malaria. Epiparasite, so these feed on the parasites in a relationship known as a hyperparasitism, ठीक है। तो ये जो ईपी पैरासाइट्स हैं, ठीक है, ये जनरली दूसरे जो पैरासाइट्स हैं उनके जो ऊपर है जनरली वो फीड करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। सो वो जो हम कहेंगे कि दूसरे पैरासाइट के ऊपर जो उनसे जो न्यूट्रिएंट मिलता है, राइट, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पैरासिटिज्म, ठीक है। तो पैरासिटिज्म यानी जैसे यानी जो भी पैरासाइट है, ठीक है, उसका जो होस्ट होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है, और दूसरा पैरासाइट जो भी होस्ट यानी दूसरा कौन सा भी पैरासाइट हो सकता है, ठीक है। तो हाइपर जो हाइपर पैरासिटिज्म जो है ये कब डेवलप होता है, जब पहली जो यानी जनरली जो भी फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है, तब, ठीक है। सो जहाँ पे जो पैरासाइट होगा वो दूसरे पैरासाइट के ऊपर जो है यानी फीड यानी उसका एक फीडिंग का माध्यम जो है वो बनेगा, ठीक है, इस तरह से। और फ्लिया lives on a dog, but the flea may have a protozoan in its digestive tract. The protozoan is the hyperparasite, ठीक है। हाइपरपैरासाइट यानी होस्ट के ऊपर जो है, ठीक है, यानी वो ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे उसका होस्ट जो है कुछ भी रह सकता है, इंसेक्ट रह सकता है, ठीक है, अदर पैरासाइट जो कुछ भी है वो होस्ट वहां पे रह सकता है। उसके बाद टाइप्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, राइट। तो पहले तो है प्रोटोजोआ, ठीक है,
हेलमिन्स एंड एक्टोपैरासाइट्स, राइट। तो जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, सो जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, दे कैन मल्टीप्लाई, ठीक है, जो हम कहेंगे दे कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, और वो यानी विद इन द होस्ट जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, राइट। सो जनरली जो प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि एक तो वो माइक्रोस्कोपिक वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, दे आर फ्री लिविंग पैरासाइट्स इन नेचर, राइट। सो दे आर एबल टू मल्टीप्लाई इन ह्यूमंस, राइट। तो जो ह्यूमंस में मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में जो है इन्फेक्शन जो है वो डेवलप होने का जो है खतरा बन जाता है, ठीक है, और सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही, ठीक है। और जो प्रोटोजोआ है उसका ट्रांसमिशन जो है, ठीक है, वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में जनरली जो है वो होता है, यानी अगर जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, अगर वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में अगर रह रहा है, ठीक है, तो वो फीकल ओरल रूट से जो है दूसरे पर्सन में जो है वो ट्रांसफर होगा, फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसफर होगा, मीन्स जैसे जो भी अगर कंटामिनेटेड फूड हम खाते हैं, ठीक है, या फिर जो वाटर है, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर है, ठीक है, तो उसकी वजह से या फिर पर्सन टू पर्सन जैसे कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फीकल ओरल रूट के थ्रू जो है जो इन्फेक्शन है वो वहां पे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो जो प्रोटोजोआ जनरली जो होता है, ठीक है, तो एक तो वो जैसे टिश्यूज है हमारे ह्यूमन बॉडी के, राइट, ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज या फिर ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली उनकी लाइफ होती है, ठीक है, जो लाइफ साइकिल जो वो पूरी करते हैं, एक तो ब्लड में, ठीक है, या फिर टिश्यूज में, ठीक है, और फिर वो अदर जो ह्यूमंस रहेंगे, ठीक है, उनमें किस तरह से ट्रांसपोर्ट होंगे, तो आर्थ्रोपोड्स जो है वेक्टर्स, ठीक है, आर्थ्रोपोड वेक्टर्स यानी जैसे फ्लाइज है, राइट, मॉस्किटोज है, ठीक है, तो उनके थ्रू जो है वो वहां पे ट्रांसमिट होंगे, right? इस तरह से प्रोटोजोआ है, ठीक है, दे दे कैन बी इन्फेक्शियस टू ह्यूमंस, ठीक है। और जनरली ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है, तो ये जनरली 4 जो है टाइप्स में यानी क्लासीफाई होते हैं, ठीक है। सो यानी सॉरी टाइप्स नहीं बोलेंगे उसको, ग्रुप्स बोलेंगे, ठीक है। तो जनरली 4 ग्रुप्स में वो क्लासीफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे सार्कोडीना है, पहला ग्रुप जो है सार्कोडीना, ठीक है, सार्कोडीना में जैसे अमीबा हम जो हिस्टोलिटिका जो एंटामीबा होता है, राइट, तो वो आता है अमीबा जिसको कहेंगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। सार्कोडीना एक ग्रुप होता है उसमें अमीबा आता है, उसकी उसके बाद में मैस्टिकोफोरा दूसरा ग्रुप आता है, मैस्टिकोफोरा आता है प्रोटोजोआ का, ठीक है। तो उसमें जो फ्लैजलेट्स है, ठीक है, जैसे जियार्डिया है, लेशमैनिया है, ठीक है, so वो मैस्टिकोफोरा में आता है, ठीक है। उसके बाद सिलोफोरा होता है, थर्ड ग्रुप सिलोफोरा होता है, सो उसमें सिलिएट जो होते हैं, ठीक है, जैसे बैलेंटिडियम जो हमने देखा था एग्जाम्पल, ठीक है, सो वो उनमें आते हैं। उसके बाद जो फोर्थ ग्रुप है वो स्पोरोजोआ होता है, ठीक है। तो स्पोरोजोआ जो है, ठीक है, तो जनरली ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो अडल्ट स्टेज तक जो है, ठीक है, वो पहुंच जाते हैं, ठीक है, पर वो मोटाइल नहीं होते, ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम क्रिप्टोपोरिडियम, ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम या फिर क्रिप्टोपोरिडियम ऐसे जो स्पोरोजोआ होते हैं, ठीक है, ये 4 ग्रुप जो स्पोरोजोआ है उसमें आते हैं। तो इस तरह से जो है प्रोटोजोआ हमने देखा, ठीक है। उसके बाद जो है हेलमिन्थ, सो दीज आर वर्म पैरासाइट्स, schistosomiasis is caused by a helminth. Other example include roundworm, pinworm, trichina, spiralysis, tapeworm and fluke, ठीक है। सो ये जो हेलमिन्थ है, ठीक है, सो जनरली हेलमिन्थ जो होते हैं जैसे वर्म्स आपने देखा होगा कि जो अर्थवर्म वगैरह होते हैं ना, उसी तरह वो हेलमिन्थ जो है, हेलमिन्थ का ग्रुप जो है उसी तरह का होता है, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं,
हेड वॉर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो सब सब इनमें आते हैं हेलमिंथ्स में, ठीक है। तो जो हेलमिंथ्स होते हैं वो जनरली लार्ज स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है, ऐसे लॉन्ग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और वो इजीली विजिबल हमारे सॉरी आई नेकेड आई से भी जनरली वो विजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और वो हम बोल सकते हैं कि जो अडल्ट स्टेज जो होता है, ठीक है, सो वो जनरली हम उसको देख सकते हैं अडल्ट स्टेज, राइट। उसके बाद जैसे प्रोटोजोआ है, ठीक है, उसी के जैसे जो हेलमिंथ होते हैं, ठीक है, तो वो एक तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो पैरासिटिक जो है नेचर में, ठीक है, वो भी हो सकते हैं, यानी दूसरे के ऊपर भी वो डिपेंड रह सकते हैं, राइट। जब वो अडल्ट फॉर्म में पहुंचते हैं हेलमिंथ, राइट, तो हेलमिंथ जब अडल्ट फॉर्म में पहुंचते हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं होते, ठीक है, जब ह्यूमन बॉडी में जब जाते हैं, राइट। सो अडल्ट स्टेज में, ठीक है, अडल्ट स्टेज की बात कर रही हूँ, ठीक है, अडल्ट स्टेज में जब ह्यूमन बॉडी में जब एंटर होते हैं वो, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होते, और ऑब्वियस है जो अडल्ट स्टेज में पहुंचेंगे तो हमारे बॉडी में ही पहुंचेंगे, होस्ट के बॉडी में ही जो है वो अडल्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, पर अडल्ट स्टेज तक पहुंचने तक जो है वो फिर मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, ठीक है। सो जो हेलमिन्स है इनके मेन 3 ग्रुप्स पढ़ते हैं, ठीक है, जनरली जो भी एक तो पहला जो है फ्लैट वर्म्स होता है, ठीक है, सो उसमें प्लैटी हेलमिन्थ्स आते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे ट्रिमेटोज जो फ्लुक्स होते हैं या फिर टेपवर्म्स होते हैं, ठीक है, सो वो जनरली इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद सॉरी एक्यांथोसेफेलियंस, ठीक है, तो एक्यांथोसेफेलियंस जो होते हैं, ठीक है, एक थॉर्नी हेडेड वर्म्स होते हैं, ठीक है, तो ये जनरली अडल्ट फॉर्म होता है वर्म्स का, ठीक है, तो जो पर्टिकुलरली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है उनमें पाए जाते हैं, ठीक है, और ये जो एक्यांथोसेफेला है, ठीक है, वो जनरली एक इंटरमीडिएट जो है सिस्टोटोड्स एंड जो निमेटोटोड्स होते हैं, ठीक है, जो थर्ड ग्रुप है हेलमिन्थ्स का, ठीक है, उसके बीच का इंटरमीडिएट कनेक्शन जो है वो एक्यांथोसेफेला जो है वो वहाँ पे होते हैं, ठीक है, और हेलमिन्थ का थर्ड ग्रुप जो है वो राउंड वर्म का होता है जिसको नेमाटोड्स बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी अडल्ट फॉर्म्स ही होता है और जो वर्म्स होते हैं उसका, ठीक है, और ये जनरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ब्लड हो, लिम्फेटिक सिस्टम हो, राइट, या फिर सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज हैं, ठीक है, वहां पे जनरली डेवलप होते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, राइट, पर एडल्ट स्टेज में ये मल्टीप्लाई नहीं होते, ठीक है। सो अल्टरनेटिवली हम ये कह सकते हैं कि जो भी इमेच्योर लार्वा है, ठीक है, इमेच्योर जो लार्वल स्टेज है, ठीक है, वो जो है उसकी वजह से जो है डिसीज जो है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में वहां पे हो सकता है, और जो इन्फेक्शन है, ठीक है, वो अदर भी जो टिश्यूज रहेंगे, ठीक है, उन पे पहुंचता है। कौन से स्टेज में? जो लार्वल स्टेज होती है उसमें सबसे ज्यादा खतरा रहता है, राइट। तो जो कुछ यानी ऐसे भी हेलमेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे सेगमेंटेड यानी सेगमेंटेड ऐसे उनकी स्किन होती है, यानी सॉरी बॉडी पार्ट होता है, यानी सेगमेंटेड वर्म्स उनको कहते हैं, एनालिड्स उनको कहा जाता है, ठीक है। तो पर इनमें अगर हेलमिंथ में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मेडिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो हेलमिंथ होगा, ठीक है, तो वो है, आपको नाम पता है, आपको पता है, ठीक है, कोई किसी को पता है हेलमिंथ जो मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है? एक हिंट भी दे देती हूँ, अगर ब्लड क्लॉट रहा, ठीक है, तो वहां पे उस पर रख के जो है जो ब्लड क्लॉट जो है वो निकाला जाता है। अभी अभी तो सबको पता चल गया होगा क्या है। मैम हेमाटोमा, क्या हेमरेज, क्या हेमरेज, क्या क्या बोला आपने, एक बार फिर से। हेमाटोमा और हेमरेज। सही है क्या? और अपनी लैंग्वेज में आप क्या कहोगे? यहाँ पे सबसे ज्यादा नोन है वो शब्द, यानी इतना हिंट तो दे दिया।
बहुत मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है वो, यानी ब्लड क्लॉट वगैरह रहा तो उसको यूज करके जो है ब्लड क्लॉट जो है वो निकाला जाता है। अरे लीचेस, लीच लीच, पता है लीच? ब्लैक कलर का होता है, चिपचिपा होता है, उसको ब्लड के क्लॉट के ऊपर जो है वो रखते हैं, फिर वो सक करता है ब्लड जो है, वो ब्लड क्लॉट नहीं, वो जो नर्व्स है या फिर वेन्स जो है वो क्लियर, जो यानी उसमें क्लियर जो है वो हो जाती है, फिर वो लोग जो क्लॉट्स है वो निकल आते हैं। हाँ बोलिए। मैम वो इन्फेक्ट नहीं करेगा? नहीं नहीं करता, वो सिर्फ ब्लड जो है सक करने का काम करता है लीच। आप ऐसे आपने स्किन पे भी रखोगे ना, सिर्फ ब्लड जो है सक करता है बस। सिर्फ इतना है कि वो चिपक जाता है हमारे शरीर में, तो वो वहां पे जो मेडिकली जो है वहां पे वो चिपका रहता है, तो यानी चिपकने की वजह से क्या होता है, वो सक करने लगता है ब्लड अपनी, यानी उसको वो एज ए न्यूट्रिशन जो है वो ब्लड ब्लड ही होता है उसके लिए, इसलिए वो सक करता है। तो उसके यानी मेडिसिनल जो यूज होता है उसका वही है कि जो ब्लड क्लॉट वगैरह है फिर उसको रिमूव किया जाता है, जो फोर्सेप वगैरह है उससे वगैरह जो है वो रिमूव किया जाता है, क्योंकि वो चिपक जाता है स्किन पे, वो एकदम से ऐसे निकलता नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से सिर्फ जब पेशेंट को एनास्थेशिया दिया जाता है तभी वो यूज करते हैं, नहीं तो पेशेंट जो है मना करते हैं। कोई कोई नहीं भी करता, कोई डरता नहीं इससे, कोई को पसंद होते हैं, पर बहुत सारे वो दिखने में इतना ये होता है चिपचिपा और ऐसा अजीब सा, वो डर जाते हैं सब लोग, तो इसलिए एनास्थेशिया देख के ही वो अगर ब्रेन में वगैरह इंजुरी हो चुकी है और वहां पे क्लॉट जो है वो फॉर्म हो चुके हैं, तो ऐसे वक्त में जो है ये लीच का यूज जो है बहुत अभी बहुत हो रहा है इसका यूज, और बहुत कम टाइम में जो है वो ब्लड क्लॉट जो है वो रिमूव हो जाता है वहां से, इसलिए वो मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट उसको माना जाता है। राइट, सो वो हेलमिंथ कैटेगरी में आता है। सो जैसे राउंड वर्म, टेपवर्म, फ्लैट वर्म्स जो होंगे, ठीक है, सो ऐसे जो वर्म्स होंगे वो हेलमिंथ में आएंगे। राइट, उसके बाद जो है एक्टोपैरासाइट्स। राइट, सो एक्टोपैरासाइट्स जो है, ठीक है, सो दिस लिव ऑन रादर इन होस्ट, देयर होस्ट, दे इंक्लूड लाइस और फ्लीज। राइट, तो ये जो एक्टोपैरासाइट्स है, ठीक है, सो जनरली ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड्स जो है उनको माना जाता है। ठीक है, जैसे हमारे मॉस्किटोज हो गए, राइट, वो एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, जनरली वो क्या होते हैं, उनका जो मिल होता है, ठीक है, वो ब्लड होता है। ठीक है, इसलिए वो ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड्स जो है उनको कहा जाता है। ठीक है, जनरली वो ब्लड के ऊपर जो है वो डिपेंड होती है, क्योंकि ब्लड ही उनका मिल होता है। ठीक है, जो भी ह्यूमन होस्ट है, ठीक है, तो वो उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, ह्यूमन होस्ट के ऊपर ही सर्वाइवल के लिए जो है वो डिपेंड रहते हैं, ताकि उनसे वो ब्लड जो है वो एज उनका जो मिल होता है वो मिल सके। ठीक है, तो ये जो टर्म होगी, ठीक है, जो भी जो एक्टोपैरासाइट, ठीक है, सो ये जनरली बहुत ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है, जैसे टिक्स है, ठीक है, फ्लीज है, लाइस है, ठीक है, एंड माइट्स है। ठीक है, माइट्स जो है मैंने ये फ्लाइज के ही जो है प्रकार है। ठीक है, सो माइट्स दैट मैंने माइट्स जो होते हैं जनरली जो स्किन होती है ना, ठीक है, तो उस पे अटैच हो जाते हैं और फिर वो ब्लड सक करने लगते हैं। ठीक है, तो वो जैसे यानी बहुत दिखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, कभी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, यानी एकदम जो है जैसे लाइस वगैरह कैसे दिखाई देते हैं, तो ये कभी कभी अगर यानी ज्यादा बाल हमारे हाथों में वगैरह जो है, ज्यादा अगर बाल रहे तो तब दिखाई नहीं देते, ठीक है, वैसे चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर इचिंग वगैरह जो है बॉडी में स्किन के ऊपर जो है वो होने लगती है। ठीक है, और जनरली ये जो होते हैं जैसे माइट्स है, ठीक है, या फिर लाइस है या फिर फ्लीज है, ठीक है, तो ये जनरली यानी हमारे स्किन के ऊपर जो है, ठीक है, वो महीनों तक जो है या फिर वीक्स तक जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑर्थोपोड्स है, ठीक है, वो बहुत हम बोल सकते हैं कि जो भी डिसीजेस है, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो
पर जो है उनके जो वेक्टर्स है या फिर ट्रांसमिटर्स है, ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट के टाइप्स के पैथोजन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि अ, इनकी वजह से जो भी इन्फेक्शन का खतरा जो होता है, ठीक है, तो जो मृत्यु दर है, ठीक है, जो मॉर्बिडिटी या फिर मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर, और जो फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है या फिर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, ठीक है, हमारी बॉडी में इस एक्टोपैरासाइट की वजह से ही सबसे ज्यादा होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी में अगर जो है इसकी वजह से, एक्टोपैरासाइट की वजह से अगर इन्फेक्शन अगर हो गया बॉडी में, ठीक है, तो इसकी वजह से होने वाली जो पर्सन की डेथ होती है, ठीक है, या फिर जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, बॉडी पार्ट जो है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से, एक्टोपैरासाइट की वजह से ही ज्यादातर मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट जो है वो दिखाई देता है, राइट। सो ये हो गए एक्टोपैरासाइट्स। उसके बाद में जो है हाँ, तो उसके बाद में जो, अरे सॉरी, ओके, सो ह्यूमन पैरासाइट्स, राइट। सो ह्यूमन पैरासाइट्स की अगर बात करें, सो यहाँ पे जो है एग्जांपल्स दिए हुए हैं पैरासाइट्स के डिफरेंट डिफरेंट, वो हम देख लेते हैं। सो ह्यूमन पैरासाइट्स, मेनी टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स कैन अफेक्ट ह्यूमंस, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स एंड द डिसीजेस they can cause, okay। So I can draw amoebiasis. So this tiny amoeba can affect the eye, skin and the brain. It exists all over the world in water and soil. Individuals can become infected if they clean contact lenses with tap water. Babesiosis, this disease that comes from parasites that are spread by ticks. It affects the red blood cells. Blantidiasis, this is passed on by Balantidium coli, a single cell parasite that usually infects pigs but can in rare cases cause intestinal infection in humans. It can be spread through the direct contact with pigs or by drinking contaminated water, usually in tropical regions. उसके बाद ब्लास्टोसाइटोसिस, this affects the intestine. The blastocyst enters humans through the fecal oral route. A person can get by eating food or drink contaminated with humans or animal feces where the parasite is present, ठीक है। तो ये जनरली जो भी कंटामिनेटेड फूड होगा, ठीक है, या ड्रिंक होगा, उसमें वो पैरासाइट बैठेंगे और जो भी उसमें इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो वो जो ग्रुप का जो भी पैरासाइट होगा, ठीक है, उसकी वजह से फिर जो भी अदर ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमारे बॉडी में एंटर होंगे, जैसे प्रोटोजोआ भी हो सकता है, हेलमिन का भी खतरा हो सकता है, इस तरह से। उसके बाद कोकीडियोसिस, ठीक है, सो कोकीडियोसिस, सो दिस अफेक्ट्स द intestine. Coccidia is passed on through the fecal oral route. It is found around the world. It can also affect dogs and cats, but these are different kinds. Amoebiasis is caused by the parasite Entamoeba histolytica. It affects the intestine. It is more likely in tropical regions and in areas with high population density and poor sanitation. It is transmitted through the fecal oral route. Giardiasis, Giardia or fever affects the small intestine. If humans ingest food or water contaminated with feces, dormant cysts may infect the body. ठीक है, so अगर यहाँ पे giardiasis जो है, ठीक है, इसको वेबर फीवर भी बोलते हैं जनरली, जो है giardia जो है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ये इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जो है फैलता है, जो जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो इन्फेक्शन है फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो ह्यूमंस है, जब भी जो भी फूड है कंटामिनेटेड फूड या वाटर जो है, जब वो इंजेस्ट करेंगे, ठीक है, और जो आने सपोज ऐसे जो पैरासाइट्स है, ठीक है, तो जब वो फिशेस के कांटेक्ट में आते हैं या फिर जो है कंटामिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, उनकी वजह से जनरली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो इसकी वजह से जो डॉर्मल सिस्ट जो है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है इन्फेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो डॉर्मल सिस्ट यानी जो एक माइक्रोबियल सिस्ट होते हैं, ठीक है, जनरली जो भी एक डॉर्मल स्टेज होता है, ठीक है, वो रेस्टिंग मोड होता है उनका, ठीक है। सो जनरली जो भी वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, या फिर इनवर्टिब्रेट्स पर्टिकुलरली, उनमें जो है ये स्टेज है जनरली दिखाई देती है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आइसोस्पोरियासिस और सिस्टोस्पोरियासिस। So this disease is caused by Cystoisospora bellae, previously known as Isospora bellae. It affects the epithelial cells of the small intestine. It exists worldwide and is both treatable and preventable. It is passed on through the fecal oral route. Leishmaniasis. This is a disease that is passed on by parasites of Leishmania family. It can affect the skin, the viscera, or the mucosa membranes of the nose, mouth, and throat. It can be fatal. The parasite is transmitted by types of sandflies. The primary amoebic meningocephalitis, okay, PM इसको बोलते हैं. So this is passed on to the free-living amoeba known as a Naegleria fowleri. It affects the brain and the nervous system, and it is nearly always fatal, okay, within 1 to 18 days. It is transmitted through breathing in contaminated soil, swimming pools, and contaminated water, but not from drinking water. Malaria. Different types of Plasmodium affect the red blood cells. It exists in tropical regions and is transmitted by Anopheles mosquito. Rhinosporidiosis. So this is caused by Rhinosporidium sebae. It mainly affects the mucosa of the nose, conjunctiva, urethra. It is more common in India and Sri Lanka, but can occur elsewhere. Polyps results in nasal masses that need to be removed through surgery. Bathing is common. Ponds can expose the nasal mucosa to the parasite. ठीक है. So यहाँ पे जो एक word है polyps, ठीक है. So generally polyps results in nasal masses that need to be removed through surgery. ठीक है. So generally एक clump होता है सेल का, ठीक है, जो भी नेजल मासेस होते हैं, ठीक है. तो वो जो एक हम बोलेंगे कि जो भी जैसे इनर लाइनिंग है, ठीक है, जैसे नोज का इनर लाइनिंग है, ठीक है, तो वहां पे ऐसे स्मॉल क्लम्प्स जो है, ठीक है, वो वहां पे बनने लगे, यानी हम उसको कहेंगे कि जो भी जो टिश्यूज है उसका एबनॉर्मल मास जो है वो वहां पे वो ग्रोथ होता रहता है, ठीक है. या फिर जो म्यूकोजल लाइनिंग है या फिर म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके ऊपर जो है एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ जो है वो होती रहती है, उसको पॉलिप कहा जाता है, राइट. तो जो भी नेजल मास रहेगा, ठीक है, उनमें जनरली टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ होते हुए दिखाई देती है, ठीक है. सो पॉलिप्स रिजल्ट्स इन नेजल मासेस that need to be removed through surgery. Bathing in common ponds can expose the nasal mucosa to the parasite. उसके बाद toxoplasmosis. So this is a parasitic pneumonia caused by the parasite Toxoplasma gonadie. It affects the liver, heart, eyes, and brain. It occurs worldwide. People can become infected after ingesting raw or undercooked pork, lamb, goat, or milk, or through contact with the food or soil that is contaminated with cat feces. A person with a healthy immune system will not usually have symptoms. ठीक है. सो जिनकी इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो उनको जनरली इन्फेक्शन नहीं हो पाता या फिर उनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, बट कैन पोज अ रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर दोज विद अ weakened immune system. ठीक है. तो जनरली जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो इसका खतरा जो है वो बन जाता है जहाँ पे हम प्रेग्नेंट वुमन की इम्यून सिस्टम भी काम
जो है नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ने लगता है, और जो इम्यून सिस्टम है उसको जो इन्फेक्शन है, ठीक है, वो वीक करने लगता है। उसके बाद ट्रिकोमोनियासिस, सो आल्सो नोन एज अ ट्रिक्स, दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI, caused by the parasite Trichomonas vaginalis. It affects the female urogenital tract. It can exist in males, but usually without symptoms. Trypanosomiasis, sleeping sickness. So this is passed on when the tsetse fly transmits a parasite of the ट्रिपैनोसोमा फैमिली, ठीक है। टेट्से फ्लाई यानी एक फ्लाई का ही नाम है, ठीक है। So टेट्से फ्लाई transmits the parasites of the trypanosoma family. It affects the central nervous system, blood and lymph. It leads to changes in sleep behavior among other symptoms, and it is considered fatal without treatment. It can cross the placenta and infect a fetus during pregnancy. उसके बाद Chagas disease. This affects the blood vessels, nerves, heart, esophagus, and colon. It is transmitted through an insect bite. उसके बाद जो worms है, helminths है, ठीक है। सो वो हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है। सो worms और helminths organism can affect humans and animals. So anisacchiasis. This is caused by worms that can invade the intestine or the stomach wall. The worms are passed through contaminated fish or undercooked fish and squid. Roundworms. Ascariasis. A roundworm infection does not usually cause symptoms, but the worm may be visible in feces. It enters the body the consuming contaminated food or drink. Okay, and most of the worms जो है कंटेमिनेटेड फूड या फिर जो वाटर है उसके थ्रू ही स्प्रेड होते हैं, राइट। और जो थर्ड जो हम कहेंगे जो वेक्टर होता है, ठीक है, तो वो एक तो फ्लाई, ठीक है, इस कैटेगरी का हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद रैकून राउंडवॉर्म, so Baylisarcasis is passed on through raccoon stools. It can affect the brain, lungs, liver, and intestine. It occurs in North America. People are advised not to keep raccoons as a pets for this reason. एक मिनट आम्ही बोरवेल ठीक आहे, मग नका बोरवेल संध्याकाळी बोलू. Okay, so raccoon roundworm, so Baylisarcaris is passed on through the raccoon stools. It can affect the brain, lungs, liver, and intestines. It occurs in North America. People are advised not to keep raccoons as a pet for this reason. Then clonorrhiziasis, as also known as the Chinese liver flu disease. This affects the gallbladder. Humans can become infected after ingesting raw or poorly processed or preserved freshwater fish. Okay. उसके बाद में dactylophyme renalis infection. Dactylophyme renalis infection. So the giant kidney worm can move through the wall of the stomach to the liver and eventually the kidney. Humans can become infected after eating the eggs of the parasite in raw. ठीक है, तो जो ह्यूमंस है, ठीक है, वो जब उनके शरीर में जो है जो पैरासाइट है, ठीक है, उसके एग्स जो है, ठीक है, वो अगर चले जाते हैं, जब वो जैसे रॉ या फिर अंडर कुक जो भी फ्रेश वाटर फिश है, जब वो कंज्यूम कर लेते हैं वो अंडर कुक या फिर रॉ, तब जो पैरासाइट है उसके एग्स जो है जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसमें एंटर होते हैं, ठीक है, और बॉडी जो है इन्फेक्ट हो जाती है, और फिर वहां पे ही जो है ये जायंट किडनी वर्म्स जो है, ठीक है, वो वहां पे ग्रो करने लगते हैं। उसके बाद डाइफैलोबोथ्रियासिस tapeworm. So this affects the intestines and blood. Humans can become infected after eating raw fish
that live wholly or partly in fresh water. Prevalence has increased in some parts of the developed world. ठीक है, so इसका खतरा जो है हम बोल सकते हैं कि जो रेट है, जो रिस्क है, वो जनरली कहीं कहीं पे दिखाई देता है कि हाई है करके. So possibly due to the growing popularity of sushi, salted fillets, cabbage, and other raw fish dishes. Okay. So उसके बाद में Guinea worm. So this affects the subcutaneous tissues and muscles and causes blisters and ulcers. बम्स आने लगते हैं, अल्सर्स जो है वो वहाँ पे होने लगते हैं tissues और muscles में. The worm may be visible in the blisters. As the worm are shed or removed, they enter the soil or water and are passed on from there. Hookworms can cause intestinal disease. These can cause intestinal disease. They lay their eggs in the soil and the larvae can penetrate the skin of humans. Early symptoms include itching and a rash. They are most common in damp places with poor sanitation. Hymenololepiasis. Okay, so hymenololepiasis जो है, human can become infected by ingesting material contaminated by rodents, cockroaches, mealworms, and floor beetles. उसके बाद echinococosis, tapeworm. Cystic echinococosis can lead to cysts in the liver and lungs, and alveolar echinococosis can cause a tumor in the liver. Humans can be infected after eating foods contaminated by the feces of an infected animal or from direct contact with an animal. Enterobiasis pinworm, a pinworm or a threadworm. Enterobius vermifilaris can live in the colon. ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कोलोन, एंड रेक्टम ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, और रेक्टम जो है लास्ट जो है जहाँ से फीसिस बाहर निकलता है. ठीक है, तो जो लास्ट पोर्शन होता है वो रेक्टम. ठीक है, तो जो भी एंटेरोबियस वर्मिफिलारिस है, ठीक है, तो वो जनरली कोलोन और रेक्टम में जो है वहां पे अपनी हम कहेंगे कि लाइफ साइकिल जो है वो पूरी करते हैं. The worm lays eggs around the anus. Okay, तो जो वर्म होता है वो अपने अंडे जो है एनस के जो है अराउंड जो है वो वहां पे देता है. ठीक है, और जब भी पर्सन जो है रेस्टिंग पोजीशन में होता है, स्लीपिंग मोड में होता है, ठीक है, तो तब जो है वहां पे जो एनस के रीजन है उसमें इचिंग होने लगती है. ठीक है, so it spreads to the oral fecal route. उसके बाद fasciolosis silver fluke. So this affects the gallbladder and liver. It is common in countries where cattle or sheep are reared, but rare in the US. ठीक है, भले ही US में cattle और sheep हो, पर वहाँ पे बहुत रेयर होता है. It can affect the liver and the bile ducts and it causes gastrointestinal symptoms. It passes from one mammal to another through snails. A person may get it from the eating water cress. ठीक है, so जो पर्सन है, ठीक है, तो उनको इस इन्फेक्शन जो है वो कब, ये इन्फेक्शन जो है वो कब होता है, जब वो वाटर क्रेज जो है यानी एक कैबेज फैमिली का जो है प्लांट होता है, जनरली एक्वेटिक प्लांट होता है वो. ठीक है, तो वो जब खाते हैं वाटर क्रेज, ठीक है, तब पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है. उसके बाद Fasciolopsiasis, intestinal fluke. So this affects the intestines. It can also transmitted when consuming contaminated water, plants or water. उसके बाद Xanthostomiasis. So Xanthostomiasis, this causes swelling under the skin and occasionally affects the liver, the eyes and the nervous system. It is rare but can be fatal. ठीक है, यानी डेथ कॉजिंग भी हो सकता है. It occurs in Southeast Asia. It is transmitted by eating freshwater fish, pigs, snails, frogs, and chicken. Loa filariasis, also known as a luasis. This is caused by the Loa worm or African eye worm. It causes itchy swelling on the body.
ठीक है, इसकी वजह से जो बॉडी है उसमें स्वेलिंग आने लगती है, ठीक है। It occurs mainly in Central and West Africa and is transmitted through the deer fly bites. ठीक है, ये एक प्रकार का फ्लाई ही होता है, उसके बाइट की वजह से जो है जो इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है और जनरली सेंट्रल और वेस्ट अमेरिका में ही पाया जाता है। उसके बाद मैंसोनियल सॉरी मैंसिलोनासिस, दिस इज पास्ड ऑन थ्रू द बाइट्स विद द midge और ब्लैक फ्लाइज। इट अफेक्ट नीच यानी एक्चुअली फ्लाइज ही होते हैं, ठीक है। जब स्किन पे बैठते हैं तो वो बहुत इचिंग जो है क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में। इट अफेक्ट्स द लेयर्स अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन बट इट कैन एंटर द ब्लड, इट कैन लीड टू एंजियोइडेमा, स्वेलिंग, स्किन रैश, फीवर एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो इसकी जब वो ब्लड में एंटर होता है तो उसकी वजह से एंजियोइडेमा जो है वो वहां पे हम देख सकते हैं, स्वेलिंग देख सकते हैं, स्किन रैश वहां पे हम देख सकते हैं, कंटिन्यूअस इचिंग वहां पे होती है, ठीक है। उसके बाद में फीवर जो है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर भी वहां पे उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में जॉइंट प्रॉब्लम जो है वो भी वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है एक टर्म दी हुई है एंजियोइडेमा, ठीक है। सो एंजियोइडेमा मीन्स जो स्किन है जनरली उसमें स्वेलिंग आने लगती है, ठीक है। और जो जैसे जो भी हम देखते हैं कि जैसे एलर्जीज हो गई, ठीक है, जैसे फूड है या फिर मेडिकेशन है, ठीक है, या फिर जैसे अभी यहाँ पे जैसे पैरासाइट है, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एलर्जीज जो है वो हो सकती होती है और फिर स्किन में जो है स्वेलिंग आने लगती है, यानी वो पेनलेस होती है एक्चुअली, ठीक है, पेन नहीं होता, सिर्फ स्वेलिंग आने लगती है, ठीक है, वो पेनलेस होती है, तो उस तरह की स्वेलिंग को एंजियोइडेमा कहा जाता है। उसके बाद रिवर ब्लाइंडनेस, ठीक है, सो कॉज्ड बाय अ वर्म नोन एज अ onchocerca volvulus. This affects the eyes, skin and other body tissues. It is found near fast flowing water. It is transmitted through the bite of a black fly. It occurs in South America, but 90% of cases are in Africa. उसके बाद lung fluke, also known as a paragoniasis. This affects the lungs, causing symptoms similar to those of tuberculosis. However, it can reach the central nervous system, leading to meningitis. It is transmitted when eating undercooked or raw freshwater crabs, crabby fish, crabby fishes, and other crustaceans. It is most common in parts of the Asia. So, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लंग फ्लूक है, ठीक है, उसको पैरागोनिमियासिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरली जो भी लंग्स है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा जो है अफेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है मैंने ये जो है डिसीज जो है, ठीक है, ये ट्यूबरकुलोसिस जो है, टीबी जो है, उसके जैसे ही दिखाई देता है, यानी साइंस एंड सिम्टम्स उसके जैसे ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने के बाद जो है मेनिंजाइटिस जो है वो वहाँ पे हो सकता है। जनरली जो मेनिंजाइटिस होता है वो क्या होता है, जो भी स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है, जो भी मेम्ब्रेन्स होंगे, राइट, तो स्पाइनल कॉर्ड के मेम्ब्रेन्स या फिर जैसे ब्रेन होगा, ठीक है, तो जनरली वहां पे इन्फ्लेमेशन होने लगता है और वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, राइट, उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। जो भी वायरल इन्फेक्शन वहां पे होगा उसकी वजह से जो मेनिंजाइटिस जो है वहां पे होता है, ठीक है। या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से भी वहां पे हो सकता है, राइट। सो उसके बाद में हाँ, schistosomiasis, bilharzia or snail fever. There are different types of schistosomiasis. They can affect the skin and internal organs. It results from exposure to fresh water that has snails in it that are infected with the blood fluke or rheumatoid worm. The worms are not found in the US, but they are common worldwide. Sparganosis. Humans can become infected if they eat foods tainted with dog or cat feces.
that contains the larvae of a tapeworm of the Spirometra family. It can lead to migrating abscess under the skin. It is rare. Strongyloidiasis. This can lead to severe and possibly fatal immunodeficiency. The parasite penetrates through the skin and affects the lung, skin, and intestine. It is passed on to the direct contact with contaminated soil. It is it most occur in tropical and subtropical regions. ठीक है, तो यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं. ठीक है, 10 मिनट्स के बाद हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन होंगे. ठीक है, सो थैंक यू ऑल. नेक्स्ट क्लास में हम 10 मिनट्स के बाद ज्वाइन होते हैं. थैंक यू.